हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 12th बायोलॉजी की वीडियो लाइए। सो आप सभी के कहने पर बच्चों आज के इस वीडियो में हम 18 महत्वपूर्ण टिप्पणी को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। समझ लीजिए, अगर हम 2 का गुना कराएंगे इसमें तो ये 10 नंबर आज के इस वीडियो देखने के बाद कम से कम बता रहे हैं बच्चों। ये तो टिप्पणी तो हो ही गया, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इसी में इंक्लूड होते हैं। तो ये मान के चलिए आज की इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से हम देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, जो पहला टिप्पणी है वो है अनिषेक फलन पर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक एक चीज को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते चलेंगे। अगर आपने समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा। पहली टिप्पणी है बच्चों अनिषेक फलन। जितनी टिप्पणियां हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली इस वीडियो को देखते चलना, साथ ही स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। ठीक, अनिषेक फलन। देखिए दोस्तों, देखिए फलन का यानी फल से संबंधित है, अनिषेक यानी निषेचन से संबंधित है। देखिए जनरली क्या होते हैं बच्चों कि जो फल बनते हैं उनमें निषेचन बने होगा, यानी निषेचन के बाद अंडाशय बनेगा। अंडाशय से क्या ही होता है, फल का निर्माण होता है, क्योंकि अंडाशय के परिपक्व भाग से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। लेकिन यहाँ पर है अनिषेक फलन। तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के ही होता है, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। तथा फल निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए क्या होता है कि फल अगर बनेगा निषेचन होगा तभी, लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनके निर्माण के लिए यानी बनने के लिए निषेचन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी फल को अनिषेक फल कहेंगे और इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फल हैं बच्चों, वो है अंगूर, तरबूज, संतरे आदि। ये क्या है, आपके अनिषेक फल हैं। अगर एग्जाम्पल में जैसे पूछ लिया जाए, कभी कभार 1 नंबर में ही पूछ लेता है कि अनिषेक फल के नाम लिखिए, 2 अनिषेक फल के नाम, तो ये अनिषेक फल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई क्या फल है, कोई फल है, हमें पता है कि जैसे जनरली क्या है, कोई फल होता है तो उसमें एक ही भ्रूण होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से, हमने बताया ना जैसे कोई ये फल है और बीज है और बीज के अंदर हमें पता है एक ही भ्रूण होगा। लेकिन क्या होता है कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, यानी उसमें से क्या हो, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता का मतलब बच्चों बहुत सारे भ्रूण। ठीक, जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह घटना अनावृत बीजी पौधों में ही अधिक होती है, परंतु आवृत बीजी में यह बहुत कम पाई जाती है। यानी ये जो होता है, एक आवृत बीजी जो जिसमें आवरण होता है, एक में आवरण नहीं होता है, यानी पतला, एक पतली लेयर होती है, पतली झिल्ली। ठीक, तो यह घटना क्या होती है, अनावृत बीजी पौधों में ही अधिक होती है, लेकिन क्या है कि आवृत बीजी पौधों में यह बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक, क्या होता है कि आवृत बीजी में ज़्यादा होगा क्या है, परंतु अनावृत बीजी पौधों में ये कम होती है। और बहुभ्रूणता की खोज बात करें बच्चों, तो इसकी खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और किस में किया था बात करें तो संतरे में। बहुभ्रूणता की खोज किस में किया था, संतरे में किया था। ठीक है ना, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगली टिप्पणी है बच्चों सह प्रभाविता। देखिए ये क्वेश्चन अब की बार सह प्रभाविता, बहुप्रभाविता और इसमें एक आता है कि अपूर्ण प्रभाविता। बच्चों ये 3 चीजें अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक, तीनों टिप्पणियां। तो सह प्रभाविता, नाम ही है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता किसे कहते हैं, पहले इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चों। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में रटना तो है नहीं, समझना है। सह प्रभाविता, जैसे एक जनक यहाँ पर कोई है, दूसरा यहाँ पर है। मान लेते हैं ये क्या है, कोई नर है, यहाँ पे मादा है।
हमें पता है बच्चों कि जब इनमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, नर युग्मक यानी जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं बच्चों, तो जो नई जनरेशन होगी, ठीक, उनमें इनके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, है ना, उनमें इनके लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जो ज़्यादा दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण हो जाएगा, जो नहीं दिखाई देगा अप्रभावी। लेकिन इसमें क्या है, सह प्रभाविता, ठीक है ना। सह प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जिसमें, ध्यान से समझिएगा, ऐसी प्रक्रिया क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों के लक्षण उनके जनक में, मतलब उनके संतान में दिखाई दें, ठीक ना, यानी नर के भी लक्षण और मादा के भी लक्षण इसमें दिखाई पड़ जाएं, दोनों साथ में ही, तो उसे कहते हैं सह प्रभाविता। परिभाषा क्या है कि जब किसी कारक या जीन के एलील में से, एलील का मतलब होता है बच्चों जोड़ा, युगल, ठीक ना, जीन या जिसे कारक कहते हैं, ठीक, जब किसी जीन या फिर कारक कह लें के एलील में से, एलील का मतलब जोड़े में से, ठीक है ना, जोड़े में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे हमने बताया ना, देखिए एक तो होता है, जैसे आपने मटर वाले में पढ़ा होगा कि जब लाल पुष्प वाले पौधों में और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में जब बच्चों संकरण कराया जाता है, तो यहाँ पर जो जनरेशन उत्पन्न होगी वो लाल पुष्प वाले ही होंगे, ये अप्रभावी हो जाएंगे। लेकिन क्या हो जाए, जब इनके और इनके जैसे दोनों के लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ जाएं, दोनों के लक्षण, ठीक, तो उसे कहते हैं सह प्रभाविता, दोनों के मतलब साथ साथ। अब एग्जाम्पल के थ्रू क्या हो, जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग, ठीक ना, जैसे माता का रुधिर वर्ग हम ओ कह लेते हैं, पिता का AB है, संतान में क्या होगा, तो संतान में मिश्रित ब्लड ग्रुप जाएगा ना भाई, किसी में O भी हो सकता है, किसी में AB हो सकता है, किसी में A हो सकता है, किसी में B, तो मतलब मिश्रित रूप में ब्लड ग्रुप होंगे। तो मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति क्या है, सह प्रभाविता का उदाहरण है। और जैसे जीवों में त्वचा का रंग, जो गाय भैंस कुत्ते में त्वचा का रंग होता है, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो अगली टिप्पणी है वो है अपूर्ण प्रभाविता। क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है, देखिए अभी हमने क्या बताया कि जैसे हमने बताया बच्चों कि कोई यहाँ पे शुद्ध लंबा, मान लेते हैं कि कोई शुद्ध लंबा मटर का पौधा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, परिभाषा रटना नहीं है हमें, और एक शुद्ध क्या है, बौना है, एक यहाँ पर ध्यान से समझिएगा शुद्ध बौना है, और इनके बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो संतानें होंगी वो संकर होंगी, ठीक ना, यानी संकर लंबे होंगे, ठीक, सभी के सभी लंबे होंगे, यानी ये पूरी तरह इस पर प्रभावी हो गया और ये अप्रभावी हो गया। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जैसे ये हमने बताया कि शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, तो संतानें क्या होगी, कैपिटल T स्मॉल t, यानी इसमें ये जो T है ये प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है। तो इसमें ये वाला क्या है, पूरी तरह से प्रभावी रहा है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता, ये वाला जो गुण है बच्चों, इस गुण को दबा दे रहा है। इसमें आप देख रहे हैं, क्योंकि शुद्ध लंबे ही यहाँ पर पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, बौने का नाम नहीं है, तो ये वाला गुण इसके गुण को पूरी तरह से दबा दे रहा है। लेकिन बच्चों अपूर्ण प्रभाविता क्या है उसको देखिए, ध्यान से समझिए, परिभाषा क्या कह रहा है, जब विपरीत लक्षण के जोड़े में से, अभी हमने बताया विपरीत लक्षण, एक लंबा है एक बौना है, इस लक्षण में से एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित ना कर सके, तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अभी हमने क्या बताया, ये वाला इस वाले को ना प्रभावित कर सके पूरी तरह से, यानी प्रभावित तो करे लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो भाई पूरी तरह से प्रभावित नहीं करेगा तो इसका मतलब ना तो पूरी तरह लंबा होगा ना पूरी तरह बौना होगा, एक नई जनरेशन बनेगी। जैसे यहाँ पर लाल पुष्प वाले पौधे हो जाएं और यहाँ पे सफ़ेद पुष्प वाले, तो इसका मतलब इसमें ना तो लाल वाला रहे ना सफ़ेद, दोनों का मिक्सचर यानी गुलाबी। वही चीज़ कह रहा है ना कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में से एक लक्षण दूसरे लक्षण को पूरी तरह प्रभावित ना कर सके, तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे मिराबिलिस जलापा एक पौधा है, इसमें लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण कराया गया सफ़ेद पुष्प वाले, और यहाँ पर जो F1 पीढ़ी में बच्चों संतानें उत्पन्न हुई वो गुलाबी रंग के, यानी जो पौधे उत्पन्न हुए जब उसमें से फूल खिले तो सभी गुलाबी फूल थे। तो हो गया ना चमत्कार
क्यों? क्योंकि ये वाला इसके गुण को पूरी तरह नहीं दबा सका, एक नए रंग के पुष्प की उत्पत्ति हो गई। तो ये घटना होती है बच्चों अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन जब इसी में स्वपरागण करा देंगे तब क्या हो जाएगा, फिर जो लाल, गुलाबी और सफ़ेद पुष्प होंगे बच्चों, ये क्या होंगे 1:2:1 के रूप में, यानी लाल, गुलाबी, सफ़ेद, इसमें फिर से सभी लक्षण दिखाई पड़ जाएंगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगली टिप्पणी है बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब की बार ये 3 सेट में पूछा गया था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या फिर डीएनए, इसी को अंगुली छाप कहते हैं। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपके पास इतना समय नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन को एकदम ये समझ कर रखिए कि इन क्वेश्चन को एकदम घोर के पी जाना है। चलिए समझ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं क्या है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। ठीक, इस तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसके द्वारा क्या होता है कि खून, बाल, लार, वीर या फिर योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी, पैतृक संबंध की क्या है पहचान की जाती है। अब मतलब ये क्या है, देखिए हमको डिटेल्स में नहीं जाना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो बस इतना ही लिखना है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है बच्चों जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह में, उसमें क्या करते हैं, जैसे लार का कोई कण है उसको इकट्ठा कर लेंगे, या फिर क्या होता है बाल होता है उसको, या फिर क्या है कोई त्वचा का स्किन, जैसे त्वचा कोई चमड़ा वगैरह होता है उसमें क्यों उठाते हैं, क्योंकि उसके जो ब्लड है ना, जो ब्लड के कण होते हैं उनको। तो इतना समझिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसमें व्यक्ति के लार, बाल या फिर रक्त, इनके डीएनए के द्वारा, यानी इन सभी को क्यों लेते हैं, इन सभी के द्वारा डीएनए को कलेक्ट किया जाता है, यानी उसको डीएनए की जांच करते हैं और उसी आधार पर व्यक्ति की, जो आप देखे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाते हैं कि कितनी एज है, कितनी हाइट है, फिर मतलब कितना शरीर का वेट होगा। ठीक, इन सारी चीज़ों को इसमें क्या है एक अनुमान रूप से उसका सैंपल तैयार कर लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसमें लार, ठीक, बाल, त्वचा का मतलब यहाँ पे कोई स्किन का ब्लड का कण है, ठीक, इनके माध्यम से खूनी, बलात्कारी की या फिर पैतृक यानी माता पिता की भी जांच होती है। ठीक, यही चीज़ तो कहा गया ना कि एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ में से, यानी उसके पदार्थों में से विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। यानी उसमें से जो आप खून के कण है, उसके बाद बाल है, लार है, वीर है, इनमें से क्या है विभिन्नताओं को मैच कराते हैं यानी मिलाते हैं। ठीक, और इस तकनीकी को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था और इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर का मतलब देखो जो लड़की में हैरेसमेंट केस होता है ना, जो क्या है सीधी बातों में कहें, सीधी अगर भाषा में बोले रसगुल्लो, जिसको कहते हैं ना चुंबन करना, ठीक, किस करना, या फिर क्या है कि हरेसमेंट के द्वारा या फिर रेप वगैरह जो हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक, इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी या बलात्कारी या फिर पैतृक का मतलब क्या है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई अपनी डीएनए जांच करवाओ, अपनी मेडिकल टेस्टिंग करवाओ, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारा बच्चा है कि नहीं। तो वही चीज़ इसमें माता पिता और संतान की भी जांच हो जाती है, इस संबंध में क्या है पहचान की जा सकती है। तो इस तकनीक को कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक, या डीएनए अंगुली छाप। तो इसके स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगली टिप्पणी है बच्चों ओपियोइड्स। देखिए आज के इस वीडियो में जो भी बच्चों हैं सभी की सभी टिप्पणियां हैं, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि इसके बाद हम 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन उनको देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जितनी टिप्पणियां पूछी जाती हैं, पूरे किताब से जितनी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं सभी को हमने इस वीडियो में आज
डिस्कस करेंगे। ठीक, ओपियोइड्स होता क्या है? तो ओपियोइड्स क्या है बच्चों? यह एक नशीली दवाओं का एक समूह होता है, यानी एक प्रकार का क्या है, एक ग्रुप्स होता है दवाओं का, ऐसी दवाओं का जो क्या है, ड्रग्स हैं यानी नशीली औषधियाँ हैं। तो यह एक नशीली दवाओं का समूह है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ शामिल होती हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और क्या है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। देखिए, ओपियोइड्स क्या है? दवाओं का समूह, जिसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारी दवाएं होती हैं और ऐसी दवाएं जो हमारे लिए क्या है, डेंजरस होती है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। लाइक दैट अफीम, हेरोइन। हेरोइन का मतलब ये मूवी वाली हीरोइन अभिनेत्री नहीं, हेरोइन क्या है, एक मादक पदार्थ है। स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ होती हैं ओपियोइड्स के अंदर और आमतौर पर इनका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग दर्द निवारक, बहुत साले मतलब बहुत, अरे क्या साले बोल रहे हैं, अरे क्या करें, गलती से निकल जाता है। तो आमतौर पर क्या है कि इनका जो प्रयोग है दर्द निवारक के रूप में होता है। बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं कि दर्द निवारक के रूप में, ताकि क्या उनको थोड़ा दर्द से आराम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, लेकिन इसके रूप में आज इसका प्रयोग नहीं होता। आज इसका प्रयोग करेंगे तो इसका समझ लीजिए पौवा मारकर, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन मार करके समझ लीजिए सारा दिन लौटते रहते हैं और इसी में क्या है, पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, पूरी तरह से हमारे माइंड को डैमेज कर देते हैं। तो बहुत ही खतरनाक दवाओं का ये क्या है, ग्रुप्स होता है, यानी एक समूह होता है। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अगली यहाँ टिप्पणी है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये भी पूछा गया था पिछले साल, अब की बार हालांकि नहीं पूछा गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरफेरॉन क्या है? यह देख लीजिए, इसमें यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। कहने का मतलब क्या है कि जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है, जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती हैं, यानी वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखती हैं। और इसका प्रयोग क्या है बच्चों? इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है और यह क्या है कि अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, यानी अंदर उनका गुणन नहीं होने देगा और रोग को बढ़ने नहीं देता है। इसलिए इसे इंटरफेरॉन, देखिए इंटर का मतलब इंटरनल, आंतरिक, फेरॉन का मतलब है रोकना। ठीक, ये इंटरनल क्या है कि जो विषाणुओं का गुणन, यानी विषाणुओं का एक गुच्छा, एक उनका संक्रमण बढ़ने नहीं देता है, उसको रोकता है, इसीलिए इसको इंटरफेरॉन। देखिए इंटरफेरॉन का मतलब समझ लीजिए इंटरफेयर कर देता है, हस्तक्षेप कर देता है। ठीक, समझ में आ गया कि वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो क्या है, ये समझ लीजिए वायरस के संक्रमण से बचाता है, यानी हस्तक्षेप कर देता है, कोशिकाओं में विषाणुओं का गुणन नहीं होने देता। बस इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम फिर आगे देखते हैं। चलिए, अगली टिप्पणी है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था। प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है बच्चों, प्रतिरक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा क्या है कि किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी। हमारा जैसे बॉडी है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसी लेयर होती है बच्चों जो क्या करता है, बाहर से आने वाले जीवाणुओं से लड़ता है। ठीक है ना, यानी बाहर से, जैसे देखिए इसी लिए हमारे अंदर वैक्सीन, देखिए अभी कोरोना काल में, ठीक, कोरोना की वैक्सीन लग रही थी ताकि क्या बाहर से आने वाले जो क्या है जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनको रोका जा सके बॉडी में प्रवेश करने से। तो प्रतिरक्षा क्या है, तो जीवाणुओं से शरीर को बचाने की एक सुरक्षा कवच समझ लीजिए। ठीक, इसमें यही तो कहा गया है कि किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता को
प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी जो हमारा बॉडी है बच्चों, रोग को क्या है, शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं। ठीक। और जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोध क्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या है, हल्के फुल्के रोग उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, जिसके कारण कोई हल्का सा भी फीवर आए तो वो समझ लीजिए पड़ जाते हैं। ठीक। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसका स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, जितना खाए पिएगा बढ़िया से, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी ही ज़्यादा बढ़ी रहेगी, स्टेमिना भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो हमारा शरीर भी क्या है, बाहर से हल्के फुल्के जो बीमारियों से लड़ सकता है, रोगों से लड़ सकता है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार टिप्पणी है। अब की साल ये लगभग 3 से 4 सेट में पूछा गया था। ठीक, 3 से 4 सेट में पूछा गया था। आप उठाकर देखिए, किसी में बैसिलस थुरिंजिएसिस करके पूछा था, किसी में बीटी कपास, किसी में बीटी फसल। तो सारे चीज़ मतलब सारे के सारे क्वेश्चन एक ही समझ लीजिए है। ठीक, देखिए बीटी कपास क्या है, बीटी का मतलब बैसिलस थुरिंजिएसिस, ये एक जीवाणु का नाम है। बीटी कपास होता क्या है, तो कपास में बीटी जीवाणु के देखिए आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है, जिसे बीटी कॉटन या बीटी कपास कहते हैं। तो बीटी कपास होता क्या, पहले समझ लीजिए। कहने का मतलब बच्चों, एक ऐसी यानी ये बीटी कपास ये एक ऐसी कपास की नस्ल होती है या फसल होती है, जिसे एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका नाम है बीटी। समझ में लीजिए, आप जो हम बोल रहे हैं उसको भी लिख देंगे तब भी परिभाषा सही है। बीटी कपास एक ऐसी फसल होती है या एक ऐसी किस्म की नस्ल होती है, जिसे एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा तैयार किया जाता है। या फिर आप इसमें देखिए, पहले समझ लीजिए, फिर आप एक बार दो बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी कि कपास में बीटी जीवाणु के आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली, यानी इस कपास में बीटी जीवाणु के आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म तैयार किया जाता है। मतलब जीनी इंजीनियरिंग, ठीक, जिसको हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, तो जीनी इंजीनियरिंग द्वारा एक ऐसी नस्ल तैयार की जाती है जिसमें क्या है कि इस बीटी जीवाणु के आविष प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है और उसे फिर इस फसल के अंदर प्रवेश करा देते हैं, और इससे जो तैयार होगी नस्ल उसे बीटी कॉटन या बीटी कपास कहते हैं। और यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। कहने का मतलब यह एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें कीट पतंग अगर समझ लिए पत्तियों को खाएंगे भी तो वो खुद मर जाएंगे। ठीक, यानी इस पूरे पौधे में ये बीटी समझ लीजिए जो जीवाणु है वो पहुंच जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। कहने का मतलब ये जो एक नई नस्ल है इसको तैयार करते हैं बच्चों, तो इससे क्या है कि पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और पौधों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिल पाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कीट पौधों को खाएगा तो खुद मर जाएगा। ठीक, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिबंधन एंजाइम, या इसी को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इसी से संबंधित पूछा जाता है क्या आणविक कैंची, या फिर इसी को क्या है मॉलिक्यूलर सीजर अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही हमने लिख दिया है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब की साल भी पूछा गया था, अब की साल क्या हर साल पूछा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो यह एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है और इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। ठीक, यानी एक ऐसा एंजाइम है जैसे ये क्या है बच्चों, मान लेते हैं कि डीएनए की संरचना है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से डीएनए की संरचना है, तो इसको विशेष स्थानों से मान लेते हैं जहाँ से काटा जाता है। हर जगह से नहीं काट सकते, जहाँ से काटते हैं
ठीक, उसी भाग को पैलिंड्रोम भी कहा जाता है। कभी कभार पूछा गया है कि पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, तो जिस स्थान से काटते हैं उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। और काटने के लिए जो एंजाइम का प्रयोग कहते हैं उसी को अपन बोलते हैं बच्चों प्रतिबंधन एंजाइम। और इसको जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं लाइगेज। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है कि वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसे लाइगेज बोलते हैं। बच्चों बात समझ में आई? काटने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। काटने के लिए कौन सा एंजाइम? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जबकि जोड़ने के लिए लाइगेज। समझ लीजिए कटर कौन है? प्रतिबंधन। और उसके लिए समझ लीजिए फेवी गम या फेविकोल कौन है बच्चों? लाइगेज है। ठीक, बात समझ में आई रसगुल्लों? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों पीसीआर। पीसीआर क्या है? अब की साल भी पूछा गया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या होता है? ध्यान से समझिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और सारे के सारे जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चों, हमने बहुत ही जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सरल शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर दो करो, बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर दो। हर जगह हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए बच्चों, ताकि अपने इस YouTube फैमिली में जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। चलिए देख लेते हैं पीसीआर क्या है। यह एक ऐसी विधि है, देखिए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के भाग को क्या है प्रवर्धित, यानी उसमें फेरबदल करके कोई बदलाव करके फिर उसी के द्वारा जीन श्रृंखला की क्या है कॉपी की जाती है। ठीक, आगे देखते हैं कि यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जाती है। यानी इसमें फोटो कॉपी समझ लीजिए होता है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि डीएनए अणु के भाग को क्या प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी होती है। बस इतना से ध्यान देना है। ठीक, 2 नंबर है में क्वेश्चन आएगा, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों बायोपायरेसी। ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था। अगर आपको यकीन ना हो तो 7 सेट बने थे, सारे सेट को उठाइए और देख लीजिए, मिला लीजिएगा। आज की वीडियो देखने के बाद बच्चों पता चल जाएगा कि वीडियो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुंह सूख रहा है बच्चों, तो इसलिए प्लीज़ यार आप के लिए इतना ज़्यादा कुछ करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बायोपायरेसी एक प्रकार की बच्चों ये एक समझ लीजिए डिजिटल थीपिंग है, यानी एक प्रकार की क्या है ये चोरी है। ठीक ना, बायोपायरेसी एक प्रकार की ये चोरी है। देखिए इसमें लिखेंगे क्या, समझिए कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। कहने का मतलब जैसे कोई कंपनी होती है बच्चों, वो कंपनी या फिर कोई संगठन दूसरे देश के कंपनी की बिना अनुमति के, यानी बिना उनके परमिशन के, बिना उनकी सहमति से उस देश के किसी संसाधन का प्रयोग कर ले, तो वो होगा बायोपायरेसी। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि अमेरिका की कंपनी ने दावा किया था कि जो बासमती चावल है वो हमारे यहाँ, यानी बासमती चावल को हमने तैयार किया, बासमती की जो नस्ल है वो हमने तैयार किया, जबकि भारत में पता नहीं कितने यानी बहुत साल पहले ये बासमती प्रजाति अपने यहाँ विकसित थी, लोग यहाँ बासमती चावल खाते थे। लेकिन अमेरिका ने ये चीज़ बताया, उन्होंने दावा किया कि ये जो है कि हमने तैयार किया है नस्ल। ठीक, तो इस तरह से क्या है ये चीज़ें होती हैं बच्चों, तो उसको क्या कहते हैं बायोपायरेसी। ठीक ना, उसको कहते हैं बायोपायरेसी। ठीक, ध्यान से समझिएगा, वही चीज़ कह रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति और सहमति के बिना ही
उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पारजीनी जंतु। पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल इंग्लिश में, और हिंदी में ही कभी कभार इसको ट्रांसजेनिक जीव कह दिया जाता है। ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। और यह जीन अपना लक्षण भी क्या है, व्यक्त करता है। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है। इससे एक नई नस्ल यानी नई प्रजाति का विकास होता है। ठीक, जैसे क्या है, कोई एक जीव है और बाहर से क्या है बच्चों, इसमें कोई नया जीन प्रवेश करा दिया जाए। इस जीन में मतलब इस जीव में बाहर से कोई नया जीन प्रवेश कर देंगे तो इसको, इस जंतु को बोलेंगे अपन पारजीनी जंतु। जैसे इसके द्वारा देखिए यहाँ से नई कुछ नस्लें तैयार की गई हैं, जैसे डॉली भेड़ हो गया, कागा गाय हो गया, मीरा बकरी हो गई, ये सभी पारजीनी जंतु है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस्टोन प्रजातियां। किस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं, यानी पर्यावरण का अस्तित्व इनके कारण ही होता है, उसे किस्टोन प्रजातियां कहते हैं। और ये प्रजातियां बच्चों पर्यावरण को प्रमुखता से बदलने में सक्षम होती हैं, यानी ये प्रजातियां बहुत ही पूरी तरह से पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जब ये प्रजातियां प्रभावित होती हैं तो पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। जैसे देखिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा, साथ ही साथ पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा, जैसे चीड़ और देवदार। हमें पता है बच्चों, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जंगलों में सबसे ज़्यादा आपको देवदार के वृक्ष मिलेंगे और चीड़। तो ये क्या हैं, किस्टोन प्रजातियां होती हैं। ठीक, ये प्रजातियां पर्यावरण को पूरी तरह से बदलने के लिए समझ लीजिए क्या है, पूरी तरह से सक्षम होती हैं। तो इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। ये क्वेश्चन भी अब के साल पूछा गया था। हॉट स्पॉट क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, उसे तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जीवों को अनुकूलता उपलब्ध नहीं हो पाती है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव विलुप्त हो जाते हैं। जैसे में बात करें हिमालय में, यानी पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, ये क्या है इंडिया के, अगर भारत की बात करें तो ये भारत के हॉट स्पॉट है, तप्त स्थल। ठीक, बात समझ में आई। ऐसे क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेड डाटा बुक। ये क्वेश्चन भी अब की बार पूछा गया था कि रेड डाटा बुक क्या है। ध्यान से समझिएगा, विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, विश्व संरक्षण संघ ने जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। और इस बुक में बच्चों उन जातियों एवं उपजातियोをको शामिल किया गया है जो विलुप्ति के कगार पर हैं, यानी जो विलुप्त होने वाले हैं। और इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। बात समझ में आई। रेड डाटा बुक क्या है, एक ऐसी किताब है जिसमें क्या है, संकटग्रस्त जीवों को शामिल किया गया है। स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है वो देख लेते हैं हम। देख ले, इसको देखते हैं बच्चों, वह क्षेत्र जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक दोनों क्या है, पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं या होती हैं। कहने का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या है, वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र यानी दोनों में कोई भी प्रभावित ना हो, दोनों अच्छे से सर्वाइव कर सकें, तो उस क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में जीवों के शिकार, वन की कटाई व अन्य मानव हस्तक्षेप पर
रोक लगा होता है, यानी वहाँ पर आप ना तो वन की कटाई कर सकते हैं, ना जीवों का शिकार कर सकते हैं, ना तो अन्य जो मानव हस्तक्षेप हैं। मानव हस्तक्षेप का मतलब बच्चों आसपास क्या है, बहुत ज़्यादा रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना, ठीक, आसपास क्या है जैसे घास फूस में आग लगा देना, ये सारी चीज़ें इन सब पर पूरी तरह से वर्जित होता है, रोक लगी होती है। अगर हम बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम था बच्चों, वो नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान, और इसे वर्तमान में ये पहले का नाम है और अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? राष्ट्रीय उद्यान ये भी अब की साल पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए। तो वह क्षेत्र जहाँ पर क्या है, कोई भी वन्य जीव है या फिर पेड़ पौधे, ठीक है, वन्य जीव में देखिए सभी आ जाएंगे, और पूरा जो पर्यावरण दोनों क्या है कि कंजर्वेटिव क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, ठीक, जहाँ पर उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उनका संरक्षण आसानी से किया जा सके, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, परभक्षण। परभक्षण या परभक्षी करके इस पर टिप्पणी पूछा जाता है। परभक्षण होते क्या है, देखिए, पर यानी दूसरे को, भक्षण यानी भक्षण करना यानी खाना, ठीक। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों का संबंध गहरा होता है। हमें पता है बच्चों, इस पर्यावरण में जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, वो क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, समझ लीजिए, दूसरे एक दूसरे पर पूरी तरह आधारित होते हैं, पूरी तरह आश्रित होते हैं। कहने का मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक, अर्थात दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो जीव दूसरे जीवों को पकड़ करके या फिर मार करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों, परभक्षी कहते हैं। तथा इस क्रिया को, यानी उनको पकड़ना मारना, ये क्रिया क्या होती है, परभक्षण कहते हैं। यानी इस क्रिया को, ठीक, इस क्रियाकलाप को या क्रिया को परभक्षण कहते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक इसकी PDF भेज देंगे। आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम को खोलिए, MK सर इंस्पिरेशन सर्च करिए, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।